हेलो एवरीवन। पॉलिटी का थर्ड पार्ट में आप लोग को स्वागत है। यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। हालांकि ये सब भी मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, कैटेगरी वन कैटेगरी सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहली बात देखो, इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चल रहा हूँ। 1770 में देखने को मिलता है फर्स्ट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट, जो कि होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर लेकिन ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो ऑथराइजेशन है या अथॉरिटी है या बोर्ड है, वो भारतीय नहीं होते हैं। बैंक भारत में होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी के साथ जो मतलब ऐसा बैंक जिसके पास मतलब जिसका लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी इंडियन बोर्ड के पास था, ऐसा अगर पहला बैंक का बात किया जाए तो वो हो जाता है औध कमर्शियल बैंक 1881। औध कमर्शियल बैंक 1881। लेकिन और फर्स्ट इंडियन बैंक अगर फुल्ली प्योरली पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हो जाता है 1894। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी बाय इंडियन बोर्ड 1881 और कमर्शियल बैंक। फर्स्ट प्योर इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कैसे होता है? 1969 में होता है। सबसे पहले 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइजेशन किया जाता है। फिर 1980 में 6 और हो जाता है। ठीक है। 1969 में 14 बैंक कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया जाता है। फिर 1980 में और 6 को किया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग आरबीआई में। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1935 में, और आरबीआई एक्ट के दौरान जो 1934 में पास होते हैं। आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है 1949 में। आरबीआई फर्स्ट आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर हो जाएगा सी डी देशमुख। फर्स्ट हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। फर्स्ट नहीं, मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा आरबीआई का मुंबई। तो आरबीआई के बारे में पहला पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट 1935। कौन सी एक्ट के दौरान? आरबीआई एक्ट 1934। नेशनलाइज कब होता है? 1949। फर्स्ट इंडियन गवर्नर गवर्नर सी डी देशमुख। हेडक्वार्टर मुंबई। खत्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग बोल उस मतलब जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 में, तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1920, एक मिनट देखो, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सही है। क्योंकि गूगल में मैं सर्च कर रहा था, और अगर ऐसा बोल रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 1955 दिखा रहा था वो लोग, क्योंकि 1955 में नेशनलाइज्ड हुआ था ये। तो चलो ठीक है, तुम देखो। सब स्टेट बैंक का पहले नाम ऐसा नहीं था। पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसे नाम के साथ 1921 में ये इस्टेब्लिश होता है। और कैसे इस्टेब्लिश होता है? 3 प्रेसिडेंसी का जोड़ के, एमलगमेट करके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास मिला के 1921 में बनते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये नेशनलाइज होता है 1955 में। 2017 में इसका 5 एसोसिएट, एसबीआई का 5 एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक को मार्ज कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा? स्टेट बैंक का पहले का नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी नाम के साथ 1921 में इसका शुरुआत होते हैं। 3 प्रेसिडेंशियल बैंक इसमें जोड़ के ये बैंक बनाया जाता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1955 में नेशनलाइज होता है। 2017 में एसबीआई का 5 एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज किया जाता है। ठीक है। अब आ जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखो भाई, स्टॉक एक्सचेंज क्यों किया शुरुआत किया गया? क्योंकि ब्रोकर और ट्रेडर जो लोग हैं, वो लोग स्टॉक वगैरह, बॉन्ड वगैरह, अदर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज कर पाए, इसलिए। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स, बॉन्ड, अदर सिक्योरिटीज। अभी भारत में कितना स्टॉक एक्सचेंज है? 23। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कितना है? 2। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। 1875 से इसका शुरुआत होते हैं।
और ये कहाँ पर लोकेटेड है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है 1990 से शुरुआत होती है इसका, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी मुंबई में है। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ बिजनेस। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इसमें से 2 नेशनल हो जाता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में इसका एस्टेब्लिशमेंट, लोकेटेड होता है दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1990, काफी साल बाद, और ये हो जाता है मुंबई में ये भी। और ये हो जाता है थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, विश्व में। किस मामले में? बिजनेस, इन टर्म ऑफ बिजनेस। चलो बढ़िया। अब आ जाएंगे हम लोग सेंसस 2011। देखो भाई, इस 2011 के बाद 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण, मतलब कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया, और अभी तक नहीं हो पाया। तो आज आज तक लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में। तो 2011 वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर मैं काफी बड़े बड़े नंबर थे उसको ढक दिया हूँ, ताकि तुम लोग को दिमाग में प्रेशर ना हो। सीधे सीधे याद रखना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 121 करोड़, मेल 62 करोड़, फीमेल 58 करोड़। मेल का परसेंटेज 51, फीमेल का परसेंटेज 49 लगभग। डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो 914। ये देखो 2 4 बार देख के याद रख लेना, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 ही था। तो सेंसस से क्वेश्चन पूछेगा, 2011 से पूछेगा। और कई बार स्टैटिक जीके में सेंसस से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 121 करोड़, जिसमें से 121 से 121 को 120 मानो, क्योंकि पॉइंट, क्योंकि मेल फीमेल के पॉइंट के बाद भी तो कुछ होता है ना, तो वो सब जोड़ोगे तो 121 होगा। ऐसे नॉर्मल 121 मानो, और 121 में से 62 हो जाएगा मेल, और 58 करोड़ हो जाएगा फीमेल, यानी 51% हो जाएगा मेल, फीमेल हो जाएगा 49 लगभग। डेंसिटी हो जाएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो हो जाएगा 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो जाएगा 914। अब देखो ये जो है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। स्टेट और यूटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में। स्टेट और यूटीज में सबसे ज्यादा लिटरेट केरला, सबसे कम बिहार। सबसे ज्यादा लिटरेट केरला, सबसे कम बिहार। खत्म। अब आ जाओ इंपोर्टेंट कमिटीज। नरसिम्हम कमिटीज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। माल्होत्रा कमिटी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। केलकर कमिटी टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तेंदुलकर के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि प्रॉपर्टी एस्टिमेशन करना था इनको। एसीसा कमिटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए। रंगरंजन कमिटी डिस इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आबिद हुसैन कमिटी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी ये कह सकते हो MSME का जो अभी आजकल चर्चा होते हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए अबीद हुसैन कमेटी। गादगिल, GAD, ये जी तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा तो इसको हटा देते हैं, हाँ। गडगिल कमेटी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, ठीक है। तो अब तुम लोग, मैं इसको ढक देता हूँ, अब तुम लोग बताना मेरे साथ, ठीक है। हाँ चलो। नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग सेक्टर, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर, केलकर कमेटी टैक्स सेक्टर, तेंदुलकर कमेटी प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, एसीसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, रंगराजन डिसइन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, आबिद हुसैन MSME, गाडगिल फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब नीचे से ऊपर, गाडगिल फाइनेंशियल इंक्लूजन, आबिद हुसैन MSME, रंगराजन प्रॉपर्टी एस्टिमेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, एसीसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल कंपनी, तेंदुलकर प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, केलकर टैक्स, मल्होत्रा इंश्योरेंस, नरसिम्हम बैंक, ठीक है। चेक कर लो सही बोले हो कि नहीं, चेक कर लोगे? देख लो भाई साहब। नरसिम्हम, इसको मैं पूछ देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, चलो। नरसिम्हम बैंकिंग सेक्टर, माल्होत्रा इंश्योरेंस सेक्टर, केलकर टैक्स सेक्टर, तेंदुलकर प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, एसीसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रंगनाथन डिस इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एस्टिमेशन, आबिद हुसैन कमेटी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गडगिल कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। अब इसके इसके बाद जो है, तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टेबल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।
बाकी यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। जय राधे।